नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। देवभूमि के दंगल में आगे बात करेंगे, लेकिन इसी बीच आपको जौनपुर से बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर से खबर, जहां पर अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के दौरान हुआ पथराव। बीडीसी सदस्य नंदिनी जायसवाल की गाड़ी पर हुआ पथराव। बता दें कि भारी फोर्स और आला अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ पथराव। रामपुर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ था अविश्वास प्रस्ताव। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के दौरान पथराव हुआ। बता दें कि बीडीसी सदस्य नंदिनी जायसवाल की गाड़ी पर हुआ पथराव। भारी फोर्स और आला अधिकारियों की मौजूदगी में पथराव हुआ। रामपुर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ था अविश्वास प्रस्ताव। जौनपुर से खबर, अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के दौरान हुआ पथराव। तो तस्वीरें भी आप देख सकते हैं यहां पर कि गाड़ी के शीशे जो हैं वो पथराव की वजह से टूट गए। रामपुर ब्लॉक प्रमुख, अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के दौरान हुआ पथराव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अजय प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बता दें कि ये पूरा मामला जो है रामपुर ब्लॉक का है, जहां अविश्वास प्रस्ताव के लिए जो है ब्लॉक प्रमुख का वोटिंग हो रहा था। अविश्वास प्रस्ताव हुआ था, जिसमें वोटिंग हो रही थी। उसमें नंदिनी जायसवाल जो बीडीसी सदस्य है, वो अपने एक पक्ष के लिए वोटिंग करने के लिए आ रही थी। तो उनके द्वारा अराजक तत्वों द्वारा जो है उनके गाड़ी पर पथराव किया गया। उसके संबंध में जब हमने एसपीआरए जौनपुर से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया कि जो है ये उन्होंने कोई लिखित तहरीर नहीं दिया है, लेकिन पथराव हुआ है। अगर वो तहरीर देती हैं तो अभियोग पंजीकृत किया जाएगा। जी ठीक है। जो यहाँ पर अगर बात करें तो भारी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात था, तमाम आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। उसके बावजूद अराजक तत्वों की इतनी हिम्मत हो जाती है कि वो पथराव कर देते हैं। जो ये पथराव हुआ है, ये जो है ब्लॉक से जो है 200 मीटर तक जो है पुलिस बंद थी। उसके पहले ये रास्ते में पथराव हुआ है। जी अजय, फिलहाल अभी क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? अभी स्थिति सामान्य है और चीजें जो अगर वो एफआईआर के लिए देती हैं तो अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा। जी ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के दौरान यहाँ पर पथराव हुआ और तमाम पुलिस फोर्स और आला अधिकारी भी मौजूद थे। हालांकि अब अगर एफआईआर दर्ज करवाई जाती है नंदिनी जायसवाल द्वारा तो आगे कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल स्थिति सामान्य बताई जा रही है। आपको बता दें कि अविश्वास प्रस्ताव वोटिंग के दौरान ये पथराव हुआ। नंदिनी जायसवाल वोट करने के लिए जा रही थी, उसी दौरान उनकी गाड़ी पर पथराव किया गया। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उनकी गाड़ी के जो शीशे हैं वो टूटे हुए नजर आ रहे हैं। आपसे क्या कह रहा हूँ, उम्मीद है वही करिए, जो आप इच्छाएं आपसे वही करिए। आपका इसमें बड़प्पन है। जी एकदम। और दूसरी बात है कि जिस महिला के लिए आप कह रहे हो वो महिला के लिए दीजिए, महिला सिपाही के साथ सुरक्षित उसको एंट्री किया जाए। ठीक है, मैं जिम्मेदार ले आइए। कैसे चलाया, हम उसको पत्थर चलाया, उसको पकड़िए, चोट भी लगा है उनको। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि 200 मीटर से अगर आप बाहर रहोगे तो 200 उसके बाद कार्रवाई होगी। और अब देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे नौकरियों की बंदरबाट। उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल में हुई भर्तियों के साथ ही छोटे से राज्य के विधानसभा में अभी तक 560 से ज्यादा कर्मचारी अफसर तैनात किए जा चुके हैं। इनमें से अधिकांश हर विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में बागडोर से लगाए गए हैं। इन नियुक्तियों में बड़ा खेल हुआ है। इनमें राजनेता, नौकरशाहों के रिश्तेदार, सगे संबंधी और कईयों की पत्नियां शामिल हैं। ऐसे में हमाम में नौकरशाही समेत दोनों ही पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के नेता हैं। अब देखना होगा कि उत्तराखंड सरकार इन भर्तियों के साथ और कितनी भर्तियों की एसटीएफ से जांच करवाती है।
अगर वाकई में विधानसभा के साथ ही अन्य भर्तियां जिनमें वीडियो वीपीडीओ परीक्षा 2015-16 दरोगा भर्ती परीक्षा 2015-16 के साथ ही कई ऐसी परीक्षाएं हैं जिनमें हाकिम के साथ ही यूपी और उत्तराखंड के कई माफियाओं ने बड़े ही शातिर तरीके से अपने अपने लोगों से पैसे लेकर सरकारी कर्मचारी बनाए हैं। चर्चा आज इसी पर नौकरियों की बंदरबाट। उससे पहले रिपोर्ट। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने आज विधानसभा बैकडोर नौकरी भर्ती देने मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि जब वो विधानसभा स्पीकर थे तो आवश्यकता अनुसार ही उन्होंने विधानसभा में अभ्यर्थियों की भर्ती करवाई। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी जब जब विधानसभा स्पीकर को जरूरत लगती है तो विधानसभा में भर्तियां की जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि हमारे समय में जो भर्तियां की गई उस समय गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी के तहत स्टाफ की जरूरत है जिनको अस्थायी तौर पर रखा गया और विपक्ष इसमें बेवजह तूल दे रहा है। वहीं कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस उन पर बेबुनियाद आरोप लगा रही है और कांग्रेस अपने गिरबान में झांक कर देखे कि उनके कार्यकाल में विधानसभा स्पीकर द्वारा कितने लोगों को अवैध रूप से नौकरी में लगाया गया और मीडिया इस बारे में खुद मालूम कर सकता है कि किस तरीके से कांग्रेस के राज में विधानसभा में नौकरियों में बंदरबाट किया गया। आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि आवश्यकता अनुसार जब भी आवश्यकता होती है विधानसभा अध्यक्ष उस आधार पे उनकी मैन पावर को रखने का उसको अधिकार रखते हैं। सर जांच होनी चाहिए। 72 लोग भर्ती हुए थे। मेरा कहने का मतलब है कि आप उस समय अकेले या फिर कोई व्यक्ति नहीं, इसमें व्यक्ति लगाने का कोई मतलब नहीं है। टेम्परेरी अरेंजमेंट है। टेम्परेरी अरेंजमेंट वालों को टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 के मकान भी दे दिए गए। नहीं, वो मुझे जानकारी नहीं है। तो उसकी मुझे जानकारी भर्तियां विधानसभा में उसकी जांच की आवश्यकता है क्या? जांच होनी चाहिए। स्पष्टीकरण देखिए, मैं रावत ने भी बयान जारी किया जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे पास भी विधानसभा में नियुक्तियों से संबंधित फाइल आई थी जिस पर हमने आयोग से इन नियुक्तियों को कराने की बात कही थी ताकि पारदर्शिता बनी रहे और योग्य लोगों की नियुक्ति हो, क्योंकि इससे पहले भी विधानसभा में हुई नियुक्तियों को लेकर सवाल उठते रहे, जिसको देखते हुए हमने ये टिप्पणी करते हुए फाइल वापस कर दी थी। देखिए, मुझे इस समय का तो मालूम नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए मैंने कहा था कि ये जो भी नियुक्तियां विधानसभा में होनी है इनको पूर्ण पारदर्शिता के साथ और आयोग के माध्यम से किया जाए ताकि लोगों का जो विश्वास है अपने प्रतिनिधियों के प्रति और जो विधानसभा में जिस तरह का एक रवैया चल रहा था उससे कई बार नकारात्मक प्रतिक्रियाएं हुई हैं और जो एक विश्वास रहता है, एक सर्वोच्च सदन है एक तरह से विधानसभा राज्य का, तो उसमें पारदर्शिता तो होना चाहिए। उत्तराखंड के काबीना मंत्री एवं पूर्व विधानसभा स्पीकर प्रेमचंद अग्रवाल के कार्यकाल के दौरान विधानसभा में हुई 129 भर्तियों में बड़ा झोल हुआ। ये कहना है उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस का। करण माहरा ने कहा कि राज्य से गठन हुए 22 साल हो चुके हैं, लेकिन जिस अवधारणा के साथ उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था उसको भाजपा राज में हर स्तर पर तार-तार किया जा रहा है। राज्य के युवाओं के साथ छलावा करते हुए जिस तरह से विधानसभा में बड़े बड़े नेताओं के चहेतों को रेवड़ी की तरह नौकरियां बांटी गई हैं, उससे तो ये प्रतीत होता है कि राज्य में अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति हो रही है। प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आया हुआ है। हाल ही में विधानसभा के अंदर 129 लोगों की नौकरियां लगी हैं और अब ये नौकरियां संदेह के घेरे में ही न होकर तमाम सवालों के घेरे में हैं। इसमें मोटी रकम लेकर लोगों को नौकरी दिए जाने की बात आज हवाओं में उड़ रही हैं। सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादातर नौकरियां ऊंची पहुंच के लोगों की, यानी कि सफेद पोशों से जिनकी निकटता है उन लोगों की लगाई गई है। विडंबना देखिए कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, उसकी विधानसभा में भी मात्र 543 कर्मचारी हैं, जबकि उत्तराखंड जो कि एक गरीब राज्य है, कर्जदार राज्य है, छोटा राज्य है, मात्र 70 विधानसभाओं वाला राज्य है, उसकी विधानसभा में आज कर्मचारियों की संख्या
पार कर रही है। ऐसे में तमाम मंत्रियों के पीआरओ, ओएसडी, उनकी पत्नियों का नौकरी में लगाया जाना यहाँ के युवाओं के साथ, उनके सपनों के साथ एक बार फिर कुठाराघात है। आम आदमी पार्टी के गढ़वाल मीडिया प्रभारी रविंद्र सिंह आनंद ने विधानसभा में हुए भर्ती घोटाले में एवं बैकडोर एंट्री पर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इशारे पर विधानसभा में बैकडोर एंट्री हुई, क्योंकि इसमें धामी के ओएसडी की पत्नी को नौकरी दिए जाने की बात सामने आई। साथ ही सरकार में मंत्री रेखा आर्य, सतपाल महाराज और मदन कौशिक के ओएसडी के परिवार के लोगों को नौकरी दिए जाने की बात भी उजागर हुई। उन्होंने कहा कि एक और जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार भर्ती घोटाले में घिरती जा रही है और एवं उसका चाल चरित्र चेहरा जनता के सामने आ गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को इसकी जिम्मेदारी लेते हुए नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। और जिस पर खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी ये कहा है कि इसकी भर्ती आयोग से कराने को मैंने कहा था, लेकिन जिस प्रकार से बैकडोर एंट्री डायरेक्ट कर दी गई, इस पर देखिए जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, मुख्यमंत्री के बिना संज्ञान में हुए ये काम नहीं हो सकता। और इससे एक बात ये साबित होती है कि पिछली 5 साल की सरकार में जिस प्रकार से भर्ती घोटाले हुए, जिस प्रकार से सरकार ने बैकडोर से चाचा भतीजा वाद चलाया और जिस प्रकार से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इससे एक बात स्पष्ट है कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार घोटालों में लिप्त है, जीरो टॉलरेंस का नाटक कर रही है और साथ ही जो अब जांचें चल रही हैं उस पर भी प्रभावित होने का डर है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। यूं तो उत्तराखंड अपने सौंदर्य के साथ साथ अध्यात्म नगरी जाना जाता है, पर यह देश दुनिया के लोग अपने पापों का पश्चाताप करने पहुंचते हैं। लेकिन मानो उस देवभूमि में घोटालों की बौछार सी लग गई है, चाहे वो यूके SSSC घोटाला हो या फिर अन्य विभागों में घोटाले। दर बदर ये घोटाले सामने आ रहे हैं। इससे जाहिर होता है कि उत्तराखंड में सरकार भले ही किसी की भी रही हो, लेकिन कोई भी पाक साफ नहीं है। हर किसी ने अपने चहेतों को आगे बढ़ाने के लिए कई नियमों का उल्लंघन किया। साथ ही इस प्रदेश की जनता के साथ छलावा भी किया गया। सरकार भले ही दावे जीरो टॉलरेंस के कर रही हो, देखने वाली बात होगी लगातार निकलते इन घोटालों पर सरकार की क्या एक्शन नीति होगी। अगर इनको अभी भी दबा दिया गया तो देवभूमि की जनता के साथ अन्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तराखंड। और देवभूमि के दंगल में नौकरियों पर बंदरबाट पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर आप विधायक आतिशी मांडलेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। क्या कुछ कहने सुन लेते हैं। सरकारी स्कूलों में काम हो रहा है, उस सरकारी स्कूलों के काम को रोका जाए, क्योंकि आखिरकार वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि कोई ऐसी सरकार है जो अपने बजट का 25% सरकारी स्कूलों को देती है। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 700 नई स्कूल की बिल्डिंगें खड़ी कर दी। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की सरकार में पिछले 4 साल से दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 12वीं के नतीजे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहे हैं। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों के में पढ़ने वाले गरीबों के बच्चे IIT JEE का एग्जाम क्लियर करके, नीट का एग्जाम क्लियर करके देश के बड़े बड़े इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूल छोड़ कर दिल्ली के सरकारी स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। वो ये कैसे सहन कर सकते हैं कि जब दिल्ली सरकार अपने स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस के लिए 4800 सीटों के लिए एडमिशन खोलती है तो 80,000 बच्चे अप्लाई कर देते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी सोच रही है कि किसी तरीके से तो इनका काम रोका जाए, वरना हम जो काम कर रहे हैं उस पर सवाल उठने लग जाएंगे। आखिर क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी? मैं आपके सामने कुछ अभी डेटा रखूंगी। ये सरकारी स्कूलों का डेटा भारतीय जनता पार्टी की ही केंद्र सरकार की जो एजुकेशन मिनिस्ट्री है उससे हमने लिया है। और ये डेटा क्या बता रहा है? ये दिल्ली सरकार का डेटा नहीं है या आम आदमी पार्टी का डेटा नहीं है। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की अपनी वेबसाइट यूडाइस करके वेबसाइट है।
ये उससे निकाला हुआ डेटा है जो क्या बता रहा है? वो बता रहा है कि जब से 2014 में देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, तब से लेके 2021 तक पूरे देश में 72,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। जहां पे भाजपा शासित राज्य है, उत्तर प्रदेश में 25,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए हैं। मध्य प्रदेश में 22,000 सरकारी स्कूल बंद हो गए। असम में 6,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद हो गए। और ना सिर्फ स्कूल बंद हो रहे हैं, इन सब भाजपा शासित राज्यों में बच्चे सरकारी स्कूल छोड़ के प्राइवेट स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। वैसे इस बात को सत्यापित करने के लिए हमें कोई डेटा नहीं चाहिए, हम सब ये देख रहे हैं अपनी आंखों से। जी हाँ, तो यहाँ पर आतिशी मार्लेना को आप सुन रहे थे, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता को लेकर भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और उन्हें लगातार बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और हम देवभूमि के दंगल में आज बात कर रहे हैं नौकरियों का बंदरबाट। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और वर्तमान मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बैकडोर से जो भर्तियां की गई थी वो अस्थायी प्रक्रिया के चलते की गई थी और उसमें किसी भी तरीके की कोई बंदरबाट नहीं की गई है। अभी तक 560 से ज्यादा कर्मचारी अफसर तैनात किए जा चुके हैं। इसको लेकर भी विपक्ष ने तमाम सवाल खड़े किए हैं। इनमें से अधिकांश हर विधानसभा अध्यक्ष के कार्यकाल में बैकडोर से ये भर्तियां की गई। इन नियुक्तियों में एक बड़ा खेल हुआ। इसमें राजनेता, नौकरशाहों के रिश्तेदार, सगे संबंधी और कईयों की पत्नियां भी शामिल हैं। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर हो रहा है। हालांकि विपक्ष में बैठी कांग्रेस भी कोई पाक साफ नहीं है। कांग्रेस के कार्यकाल में भी आपको बता दें कि इस तरीके की भर्तियां जो है वो की गई थी। मंत्रियों की, नेताओं की जो चहेते हैं या करीबी हैं, उनको बैकडोर से नौकरियां दी गई थी। ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तराखंड के जो छात्र हैं या उत्तराखंड के जो युवा हैं, उनको कहीं ना कहीं इसमें कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनके साथ भेदभाव किया गया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चर्चा आज हम इसी पर कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। रविंद्र कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूरज सिंह नेगी जी कांग्रेस प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उमा सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और शांति प्रसाद भट्ट जी जो कि यूकेडी के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भागीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत में भागीरथ जी आपसे ही करना चाहूंगी। आज देवभूमि के दंगल में हम बात कर रहे हैं नौकरियों में बंदरबाट की। लगातार पिछले कुछ दिनों से उत्तराखंड में जो देखने को मिल रहा है कि लगातार भर्तियों को लेकर जिस तरीके के सवाल जो हैं वो विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे हैं, या जो भर्तियों में अभी तक जितनी भी गिरफ्तारी हो चुकी है, जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं कि जो उन्होंने घोटाला किया है उनको बख्शा नहीं जाएगा। अब तक 24 के करीब गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, कुछ यूपी के भी लोग पकड़े गए। अब विधानसभा में भी भर्तियों को लेकर सवाल उठने लगे। सबसे पहले तो मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये प्रक्रिया क्या है, ये प्रोसेस क्या है, क्योंकि प्रेमचंद्र अग्रवाल का जो आज बयान सामने आया उसमें वो मीडिया पर भी काफी नाराज होते नजर आए। देखिए मैडम, संविधान की धारा 16 जी सब जानते हैं, अवसरों की समानता का अधिकार देती है। ये किसी को भी, भारत के राष्ट्रपति या प्रदेश के राज्यपाल को भी ये अधिकार नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 16 का वायलेशन करके किसी को यूं ही नियुक्ति दे दे। अगर एक भी पद कहीं रिक्त है तो उसकी विधिवत उसका जो है विज्ञापन होगा, सार्वजनिक घोषणा की जाएगी और जो एलिजिबल हैं लोग, कैंडिडेट्स, वो उसमें आवेदन करेंगे और एक चयन की जो रूलिंग होती है उस प्रक्रिया के तहत योग्य अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा। अब यहाँ तो यह हो रहा है कि उत्तराखंड जब से बना जी, ये केवल इस गवर्नमेंट में हुआ ऐसा नहीं है, ये हुआ सबका। अब आज जो सरकार में है, अगर वो ये कहें कि ये तो उनके टाइम में भी हुआ था तो हमने कर दिया तो आपत्ति हो रही है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अगर पीछे किसी ने गलती की, त्रुटि की, तो क्या वो गलती हम भी दोहराएं, ये सवाल है। दूसरा ये है कि उत्तराखंड में
जो नौकरियां हैं सरकारी सेक्टर में वो बहुत लिमिटेड हैं, और उन लिमिटेड जो अवसर हैं उन पर भी इस तरह की बंदरबाट हो गई। अब ये तो एक उदाहरण है, अन्य जो विभागों में भी मैं समझता हूं कि राज्य गठन से अब तक जितने भी विभाग हैं, लगभग 60 से अधिक विभाग हैं, जहां भी जितनी नियुक्तियां हुई हैं, मैं नहीं समझता कि वहां वो उनमें शुचिता से, ट्रांसपेरेंसी से नियुक्तियां हुई हैं। अधिकांश मैं एक नहीं 20 नियुक्तियों पर के संबंध में बता सकता हूं, मेरे पास प्रमाण भी हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ नियुक्तियां दे दी गई कि जिनकी पत्नियां यूपी गई विकल्प के आधार पर, लेकिन पति को यहाँ नौकरी दे दी। विकल्प ये था कि यूपी में उनका मूल निवास है, वो है ग्रुप 3 की नौकरी स्टेट के लोगों के लिए थी, और यहाँ जो है पैसा लेकर के नौकरियां दे दी गई। ये तो बहुत बड़ा, हमारे जो उत्तराखंड के जो लोग हैं यहाँ बहुत कम अवसर हैं, और आप जो निजी क्षेत्र में भी देखेंगे कि बहुत ज्यादा अवसरों की भरमार नहीं है। कितना कठिनाई से बच्चे पढ़ते हैं जी, कितना 10-10 किलोमीटर दूर आ जा करके हाई स्कूल और इंटर और स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, फिर वो परिश्रम करते हैं। उनके पास कोचिंग करने के लिए भी संसाधन नहीं होते। अपने परिश्रम से जब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और उन्हें अवसर ही नहीं मिलता, या अवसर मिला तो इस तरह जो ये हुआ है स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा में जिस तरह घोटाला हुआ और सामने आ रहा है, रोज गिरफ्तारियां हो रही हैं, तो मैं ये समझता हूं कि जो पिछली भर्तियां हुई हैं, मैं अभी नाम नहीं लूंगा आयोग का किसी का, लेकिन एक 2010-11 की एक नियुक्ति हुई किसी संवर्ग में सचिवालय के लिए, और एक क्षेत्र विशेष के ही सारे जो लोग थे वो चयनित हुए। पूरा उत्तराखंड एक तरफ, वो क्षेत्र एक तरफ। अगर आप ये पर्दे खोलेंगे ये सारे, तो ये बहुत बड़ा घोटाला है और राज्य गठन से लेके अब तक है। हम लोगों को जो है ये बड़ा खेदजनक है, बहुत चिंतनीय है, और हमारे बच्चों को हतोत्साहित करने वाला ये इस तरह के काम हो रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि राजनेता लोग इनको भी समझना चाहिए कर क्या रहे हैं, और जो संविधान और कानून बनाने वाली संस्था है, जहां हम विधेयक पेश करते हैं, उसको मंजूरी देते हैं, वो कानून बनता है, उस संस्था में भी जब संवैधानिक व्यवस्थाओं का पालन नहीं होगा तो और क्या अन्य विभागों से या अन्य उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो भागीरथ जी, मैं और लोगों की भी इस पर प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, इसके बाद आपके पास आऊंगी, मैं विस्तार से इस पर चर्चा की जाएगी। रविंद्र जी, नौकरियों की बंदरबाट जिस तरीके से हो रही है, भागीरथ जी का सबसे पहले ओपिनियन मैंने इसीलिए लिया ताकि ये क्लियर हो सके कि आज जो प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बयान दिया वो कहीं से भी वाजिब नहीं था। आपके ही पूर्व मुख्यमंत्री पहले तो इस बात को कहते हैं और उसके बाद आज अचानक से खैर उन्होंने इस मामले से पल्ला झाड़ लिया है, लेकिन अगर इस तरीके की चीजें होंगी या इस तरीके से परत दर परत खुलती जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड के युवा हैं उनका तो भरोसा ही उठ जाएगा। रविंद्र जी, अनम्यूट करें खुद को। देखिए यशी जी, जिस प्रकार से विधानसभा की नियुक्ति को लेकर प्रश्न चिन्ह उठाया जा रहा है मैं एक चीज इसमें क्लियर कर दूं, भागीरथ जी भी बड़े अच्छे जानकार हैं और काफी चीजों को समझते हैं। विधानसभा अध्यक्ष जो होता है अपने आप में एक संवैधानिक पीठ है विधानसभा की, और इसमें होने वाली नियुक्तियां, अब जैसे भागीरथी ने कहा कि एक ही जगह के कुछ लोगों को भर्ती कर दिया, इसकी जानकारी मुझे नहीं है कि एक ही जगह के हैं या कई जगह के हैं या कितने लोग हैं। तो देखिए, जो भी नियुक्तियां होती हैं ये विधानसभा अध्यक्ष का एक संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक मामला है, और इसका अधिकार क्षेत्र विधानसभा अध्यक्ष चूंकि एक संवैधानिक पीठ है, उसमें नियुक्तियों में जो भी पारदर्शिता होती है, जो भी इनका नियम कानून होते हैं विधानसभा के, वह उन नियम कानूनों के अंतर्गत ही इन नियुक्तियों को किया होगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी आया और किसी को भी नौकरी मिल गई। अब इसमें जिस प्रकार से कुछ लोग या विपक्षी पार्टियां प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई ऐसा प्रश्न चिन्ह लगाने की कहीं से कहीं तक कोई जरूरत है, क्योंकि नियमावली के अनुसार विधानसभा
अध्यक्ष द्वारा, क्योंकि ये संवैधानिक मामला है, ये उनके अधिकार क्षेत्र का मामला है, विधानसभा के अपने जो भी उनका ऑफिस है, कार्यालय है, जो भी उसमें नियमावली होगी या जो भी उनके अंतर्गत इसमें नियुक्तियों के लिए प्रक्रिया होगी वो जरूर फॉलो की होगी। तो ऐसा तो है नहीं कि इसमें कोई घोटाला हो गया या कोई इसमें बात हो गई। तो ये कहना मुझे नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं सही है। और ऐसा कहना जिस प्रकार से कह रहे हैं कि आज हुआ है पहले भी होता था, मैं इस बात को नहीं कहूंगा। अगर कोई सवाल है तो उस सवाल का कोई पूछना विपक्ष का भी अधिकार है और आम जनता को भी समझने का अधिकार है कि आखिर नियुक्तियां हुई हैं तो वो किस प्रकार से हुई। ठीक है, तो मैं नहीं समझता कि किसी प्रकार की कोई नियमावली में कोई किसी प्रकार का कोई धोखा हुआ है या कोई कानून का उल्लंघन। ठीक है रवीन जी। उमा जी और हमारे साथ सूरज जी भी लगातार बने हुए हैं, उनसे भी आगे इस पर प्रतिक्रिया लेंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। के न्यूज की खास पेशकश, सप्ताहांत में देखिए CBI टारगेट DDD इस शनिवार रविवार रात 8 बजे और रहस्यमयी निधिवन इस शनिवार रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे हैं नौकरियों की बंदरबाट और सीधे हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता उमा सिसोदिया जी का रुख करना चाहेंगे। उमा जी, क्या कुछ कहना है आपको इस पूरे मामले को लेकर? जिस तरीके से यहाँ पर अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपना पक्ष रख रहे थे और जिस तरीके से भागीरथ शर्मा जी हालांकि इस बात को कह रहे थे कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप बैकडोर से उसकी भर्तियां करें। जिस तरीके से और जिस बेशर्मी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता महोदय इस पूरी बात को डिनाई कर रहे थे कि नहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ, रूल्स का कोई वायलेशन नहीं हुआ, तो मैं समझती हूँ जितने भी आयोग नौकरियां भर्ती करने के लिए बना रखे हैं उनको सबको खत्म कर देना चाहिए। आप नेताओं की चाकरी कीजिए, नेताओं के आप काम कीजिए, उनको चुनाव लड़वाने में मदद कीजिए, उसके बाद आप नौकरी हासिल कर लीजिए। पढ़ाई लिखाई की भी जरूरत नहीं है, जिसके ऊपर नेताजी का आशीर्वाद हो जाए, वरद हस्त नेताजी जिसके ऊपर रख दे उसको आप नौकरी में रख लीजिए। तो मैं तो समझती हूँ हमारे पूरे देश का सिस्टम ही चेंज हो जाना चाहिए। अगर नौकरियां पाना सिर्फ नेताओं की चाकरी करके चापलूसी करके अगर नौकरियां पाना एक ध्येय हमारे युवा वर्ग का है और ये एक रास्ता है नौकरियां पाने का, तो मैं समझती हूँ स्कूलिंग सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए। और जितने भी बड़े जो बच्चे लगे रहते हैं ना, दिन रात ट्यूशन पढ़ते हैं, दिन रात कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, वहां पे एग्जाम्स की तैयारियां करते हैं, सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। अब बहुत आसान तरीका है कि आप बड़े नेताओं की चरण वंदना करें, उनके चारों तरफ चक्कर लगाएं और नौकरियां पालें। तो मैं समझती हूँ यही सबसे अच्छा तरीका इस समय बीजेपी ने पूरे देश में कर रखा है। लगातार घोटाले नौकरियों को लेकर, लगातार बैकडोर से एंट्रियां। तो उन बच्चों का क्या, जो बच्चे लगातार 18-18 20-20 घंटे पढ़ाई करते हैं, जिनके माँ बाप अपना पेट काटकर बच्चों की बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग इंस्टीट्यूट में फीस देते हैं, जो बच्चे आपने देखा होगा मैम कि बच्चे किस तरीके से इतने मोटे मोटे थैले किताबों में लेकर जाते हैं और ट्यूशंस के लिए पढ़ाई करते हैं और उसके बाद अपनी जिंदगी के 18-20 घंटे 24 में से वो लगातार एक कुर्सी एक मेज पर बैठकर पढ़ाई करते हैं। ये सारा सिस्टम ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर कहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ, कहीं अगर विपक्ष आवाज उठाएगा तो आप कह देते हैं कि कोई वायलेशन नहीं हुआ, कभी कोई सरकार आपकी, नेता आपके, पुलिस आपकी, मिलिट्री आपकी, सबको जांच आयोग आपके, सब हर जगह से क्लीन चिट आप लोगों को मिल जाती है और आप कितने ही बड़े से बड़े घोटाले में एक छोटे से छोटे किसी व्यक्ति को फंसाकर आप कह देते हैं कि हमने पूरी जांच कर दी और सब कुछ पाक साफ हो गया, देखो जी ये कल्प्रिट था, हमने इसको पकड़ लिया। और बहुत ही बेहूदगी के साथ आप ये कह देते हैं कि कहीं कोई वायलेशन नहीं हुआ, कहीं कोई बैकडोर से एंट्री नहीं हुई।
कितना बड़ा सिस्टम है ये पूरा, किस तंत्र में हम लोग काम कर रहे हैं जहां पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं के सपनों का कहीं कोई समीक्षा नहीं है, कोई उसके बारे में सोच नहीं रहा। आपकी नौकरी पाने का क्राइटेरिया सिर्फ और सिर्फ नेताओं की चापलूसी हो गया है। आप चक्कर काटिए नेताओं के, उनके घर की सब्जियां लेकर आइए, चुनाव में उनके झंडे ठंडे उठाइए, ये आपके नौकरी पाने का क्राइटेरिया है, जैसा कि बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने बताया। मेरे पास बोलने के लिए कुछ बाकी रह नहीं जाता है। हम इसको सिस्टम को ही खत्म कर देना चाहिए। और बीजेपी जिस तरीके से आप पूरे देश में हर व्यवस्था को ध्वस्त करने पर उतारू है, ये भी एक बड़ा कारण है कि आप बेरोजगारों के सपनों को देख ही नहीं रहे हैं। नौकरियां देना नहीं देना आपके सिस्टम में है ही नहीं। आपको सिर्फ चापलूसों की भीड़ जमा करनी है, और चापलूसों की भीड़ आपको छोटी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी तक करनी है। आप लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में अपने जस्टिस जो है, जो जज हैं, वो आप अपनी मर्जी के बैठा रहे हैं, तो आप तो एक चपरासी भी अपनी मर्जी का बैठाएंगे। आप क्या कर रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बीजेपी किस तरीके से पूरे देश के हर सिस्टम में अपनी सेंध लगा रही है और हर सिस्टम को ध्वस्त करने का प्रयास कर रही है। तो मैं समझती हूँ कि स्कूल भी बंद हो जाने चाहिए, और नौकरियों की जितने भी आपने चुनाव आयोग, नौकरी आयोग जितने भी बना रखे हैं, इनको सबको खत्म कर देना चाहिए। और मैं तो कहूंगी कि जिसको नौकरी पानी है वो बीजेपी के ऑफिस के दफ्तर के चक्कर काटना शुरू कर दे, कहीं ना कहीं सेट हो जाएंगे। चलिए ठीक है उमा जी। सूरज जी, क्या कुछ कहना है आपको इस पूरे मामले को लेकर? क्या प्रतिक्रिया है कांग्रेस की? सूरज जी म्यूट करें खुद को। सूरज जी आवाज आ रही है आपको हमारी? देखिए, जिस प्रकार से ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि उत्तर प्रदेश में हमारे 400 से भी अधिक विधायक हैं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, वहां पर कर्मचारी की विधानसभा कर्मचारी संख्या है 543 से लगभग है। और उत्तराखंड जहां पर केवल 70 विधायक कार्य करते हैं, वहां पर कर्मचारी उत्तर प्रदेश को भी हम पछाड़ चुके हैं। उत्तर प्रदेश से आगे जो है कर्मचारियों की संख्या निकल चुकी है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं, उनके पीआरओ जो है विधानसभा के अंदर नौकरी पा जाते हैं, मंत्री रेखा आर्य के पीआरओ नौकरी पा जाते हैं, पूर्व मंत्री और जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं मदन कौशिक जी, उनके पीआरओ नौकरी पा जाते हैं, मुख्यमंत्री के दो ओएसडीओ की पत्नियां जो है नौकरी पा जाते हैं। ये शर्मनाक है। उत्तराखंड के बेरोजगारों के लिए के अधिकारों पर कुठाराघात है। और जिस प्रकार से प्रेम अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि मेरा अधिकार था, ठीक है आपका अधिकार है, क्या आपके अधिकार में जो है समानता का कोई सिद्धांत लागू नहीं होता? क्या आप जो है पारदर्शी तरीके से उसमें नियुक्तियां नहीं करेंगे? क्या आप जो है इनको वेतन जनता की गाड़ी कमाई से नहीं मिलेगा? क्या इनको किसी अपनी दुकान से या अपने कारोबार से आप इनको वेतन देंगे? जिस प्रकार से आपने संवैधानिक पीठ पर बैठकर संवैधानिक एक मुखिया के नाते जिस प्रकार से आपकी कार्रवाई है, कतई नहीं लगता कि आप इस योग्य थे। और आज भारतीय जनता पार्टी को इन को संज्ञान में लेना चाहिए, सरकार को इनके संज्ञान में लेना चाहिए। और जब इस प्रकार की जो गड़बड़ी है वो सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर जो है तत्कालीन जो विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में मंत्री हैं, उनको जो है पद से त्याग पत्र देना चाहिए। उत्तराखंड के बेरोजगारों से क्षमा याचना करनी चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड का बेरोजगार क्या बेकार में ही तैयारी कर रहा है? इतने लंबी तैयारी के बाद उनको नौकरियां नहीं मिलेंगी, उनको अवसर नहीं मिलेंगे। केवल और केवल भाई भतीजावाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रेवड़ी बांटने का काम होगा। तो इस प्रदेश में या तो घोषणा कर दीजिए कि यहाँ पर नौकरी केवल उनको मिलेगी जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की चाकरी करेंगे, उनके जो है संपर्क में रहेंगे, उनका झंडा बुलंद करेंगे, उनकी शाखाओं में जाएंगे, उनको चुनाव जिताने का काम करेंगे। या तो उन लोगों के बाकी लोगों के लिए जो है आप बैरियर लगा दीजिए, बता दीजिए, घोषित कर दीजिए। ठीक है सूरज जी, ठीक है
आप भी वही बात कह रहे जो अभी उमा जी कह रही थी कि अगर नौकरी पानी है तो भारतीय जनता पार्टी के चौकरी करने लग जाइए। खैर, इसका जवाब मैं रविंद्र जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले शांति प्रसाद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है शांति प्रसाद जी, आपका भी, यूकेडी के नेता हैं। शांति प्रसाद जी, क्या कुछ कहना है, क्या प्रतिक्रिया है नौकरियों के इस बंदरबाट की जो प्रक्रिया है इसको लेकर? क्योंकि एक तरफ जहां आज प्रेमचंद अग्रवाल जी का बयान आया, उन्होंने कहा कि उनके अधिकार क्षेत्र में आता है कि वो बैकडोर से नियुक्तियां कर सकते हैं। हालांकि अभी भागीरथ जी इस बात को क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ये नियमों का उल्लंघन करना होता है, और अगर कांग्रेस में किया गया तो जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी भी वही काम करे। इस बात को समझने की जरूरत है, भ्रष्टाचार में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी इन दोनों का रोटी बेटी का रिश्ता है, ये तय हो चुका है। गोविंद सिंह कुंजवाल से लेकर यशपाल आर्या, हरवंश कपूर से लेकर अब आपके प्रेमचंद अग्रवाल, जिसको मौका मिला उसने अपने अपने रिश्तेदारों को नौकरी लगाई। भारत के प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं कि परिवारवाद के खिलाफ सख्ती से जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए, सख्त संदेश देना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री कहते हैं रेवड़ी कल्चर खत्म होना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता इनके भारत के प्रधानमंत्री के तमाम सपनों को पलीता लगा रहे हैं। जहां तक बात थी, चलो ठीक है, प्रेमचंद अग्रवाल जी बड़ी बेबाकी से बोल रहे हैं, हाँ मैंने कर दी भर्ती, क्या कर लोगे तुम, मेरे अधिकार था, मैंने कर दिया। मैं आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री से ये पूछना चाहता हूं कि आप बताइए, एक हाकिम ने नौकरियां बांटी पैसे देकर, उस पर गैंगस्टर लग गया, वो जेल चला गया। प्रेमचंद अग्रवाल जी ने सरेआम स्वीकार लिया नियम विरुद्ध तरीके से, क्या मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट लगाएंगे? क्या इनको जेल भेजेंगे? यदि नहीं तो उत्तराखंड के नौजवान बच्चों के सपनों को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आम जनता ने प्रधानमंत्री के चेहरे को देखकर भाजपा को वोट दिया है, और ये उसी का परिणाम है कि प्रधानमंत्री जी की नाक के नीचे ये लूट मचाए हुए हैं, और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कार्यप्रणाली पर यदि ये चुप रहते हैं तो एक संदेश ये भी जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी भी इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं, उनके केवल नारे जुमले साबित हो रहे हैं। यदि ये सत्य नहीं है तो या तो आपको बताना पड़ेगा कि लाल किले से जब आपने भाई भतीजेवाद पर का विरोध किया, परिवारवाद का विरोध किया, तो यहाँ प्रेमचंद अग्रवाल जी ने क्या कर दिया? भांजे को नौकरी, नौकर को नौकरी, रिश्तेदार को नौकरी, कैबिनेट मंत्री के पीआरडी को नौकरी। अरे भाई, आप पूरी विधानसभा को एक विस्थापन केंद्र बना दिया आपने नौकरी नेताओं के, ये परमानेंट नौकरी का अड्डा बना दिया। ये कोई राजनीति है? शर्म आती है हमको। उत्तराखंड का जनमानस अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, केवल इस बात को लेकर ठगा महसूस कर रहा है कि किस पे विश्वास करें। अगर कांग्रेस ने 60 साल देश को लूटा है तो भारतीय जनता पार्टी ने तो बर्बाद कर दिया देश। अब जनता बोलने लगी है। बात ये कहते हैं हिंदू खतरे में है। अरे भाई, हिंदू वाकई खतरे में है। हिंदू के बच्चों को नौकरियां खत्म कर दी, अग्निवीर में भर्ती होने जा रहे तो वहां भर्ती नहीं हो रहे, आत्महत्या कर रहे बच्चे। ये सब भाजपा के शासनकाल में हो रहा है। पेंशन खत्म कर दी, नौकरियां खत्म कर दी, और जो बची कुछ नौकरियां हैं उनमें अपने रिश्तेदारों को भर्ती कर रहे। तो ये भाजपा का असली चेहरा है, इनका एजेंडा है। ठीक है शांति प्रसाद जी, ठीक है, इस पर आगे विस्तार से चर्चा हम करेंगे। आपकी और भी प्रतिक्रियाएं मैं लूंगी, लेकिन उससे पहले मैं भागीरथ जी का रुख करना चाहूंगी। भागीरथ जी, यहाँ पर रविंद्र कुमार जी ने बहुत आसानी से आपकी बात को डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है और नियुक्तियां जो हैं वो बैकडोर से की जा सकती हैं। उमा सिसोदिया जी साफ कह रही है कि ये कहीं ना कहीं नियमों का उल्लंघन है, और तमाम अन्य विपक्षी दल के नेता भी यही कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आज युवाओं के साथ जो हो रहा है, एक तरफ जहां उनको रोजगार मिल नहीं रहा, कुछ नियुक्तियां जो पहले हुई थी उनको रद्द करने की बात कही जा रही है कि 10 साल पहले जो नियुक्तियां हुई थी अब उनमें भी अगर धांधली हुई या घोटाला हुआ तो उन्हें भी रद्द कर दिया जाएगा, यानी जिन्हें रोजगार मिला वो बेरोजगार होने की श्रेणी में आ गए। साथ ही साथ अब जो बैकडोर से नियुक्तियां हो रही हैं तो उत्तराखंड के जो युवा हैं वो उत्तराखंड छोड़कर चले जाएं, कहाँ जाएंगे वो? इसीलिए सबसे ज्यादा उत्तराखंड में पलायन हो रहा है। उत्तराखंड की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब दर्शाती है कि अभी तक इन 22 सालों में उत्तराखंड में क्या हुआ है। बिल्कुल, देखिए, कोई भी नियम या नियमावली भारतीय संविधान की मूल भावना से ऊपर नहीं हो सकती है, और जो भी सरकारी सिस्टम काम करता है वो संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के तहत काम करता है।
अब ऐसा नहीं हो सकता कि प्रिविलेज के नाम पर, या जैसे कि भाजपा के मित्र कह रहे थे, तो कोई संवैधानिक पीठ पर है, संवैधानिक पद पर है, तो उनको प्रिविलेज या विशेषाधिकार के नाम पर यह अधिकार नहीं है कि संविधान की व्यवस्था का वायलेशन कर सके। तो ये कौन कहता है? जब किसी भी विभाग में एक पद का सृजन भी करना होता है या ढांचे में, स्ट्रक्चर में जब पद बढ़ाने होते हैं या घटाने होते हैं, तो ये उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। युक्ति संगत प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग शासन को भेजते हैं, शासन में उसको जो है कार्मिक विभाग, वित्त विभाग और न्याय विभाग उसका परीक्षण करता है। तदुपरांत जो है उसमें पदों का सृजन होता है। अब आप कहेंगे कि विशेषाधिकार का मतलब ये भी नहीं है कि आप ढांचा बढ़ा दें, क्योंकि उसमें फाइनेंशियल इशू है। फाइनेंशियल इशू जहां भी होगा उसमें वित्त विभाग का परामर्श भी जरूरी होता है, कार्मिक विभाग का परामर्श जरूरी है। तो ये अधिकार किसने दिया? जैसे कि अभी कांग्रेस के हमारे मित्र सूरत नेगी कह रहे थे कि जो स्ट्रक्चर हो गया है उत्तराखंड विधानसभा में कार्मिकों का, वो उत्तर प्रदेश से भी ऊपर निकल गया। तो ये ढांचा किसने बनाया? इसका प्रस्ताव कहां से भेजा गया? शासन में कब परीक्षण हुआ? क्या इसके लिए कोई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई थी? और यही कारण है, आपने देखा होगा जो लोग नियुक्त किए उनको 6 माह बाद वेतन मिला, क्योंकि वित्त विभाग का परामर्श था ही नहीं। परामर्श होता तो वेतन नियुक्ति के उपरांत मिल ही जाता। तो ये सारा गड़बड़, ये विशेषाधिकार के नाम पर मैं यही भागीरथ जी, मैं ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर 530 भागीरथ जी, अभी जो 530-540 कार्मिक यहाँ पे काम करते हैं, जिसका आंकड़ा ये बताया गया कि उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा है उत्तराखंड में। बड़ी बात तो ये है कि उत्तराखंड वैसे भी कर्जे में है, उसके बाद लगातार अब इनका जो बोझ है वो कौन वहन कर रहा है? वो किसके मत्थे जा रहा है? पद आ कहां से गए? इनका ये नए जो पद, जो अतिरिक्त पद जो सृजित हुए, ये कहां से सृजित हुए, कब हुए? विधानसभा का मतलब ये नहीं है। विधानसभा एक एस्टेब्लिशमेंट है, वो ठीक है, संवैधानिक सिस्टम है, विधायिका है, लेकिन वहां भी वो तो क्या, जब अगर किसी न्यायालय में भी कोई अतिरिक्त पदों का सृजन होना होता है तो विधिवत प्रस्ताव उत्तराखंड शासन में ही आता है, क्योंकि वेतन उत्तराखंड गवर्नमेंट देती है। तो ये नहीं है कि हम अपनी मर्जी से अब मुंह बोले यूं ही पद सृजित करते हैं, यूं ही भाई तुम आ जाओ ज्वाइन कर लो, ऐसा नहीं होता है। सरकारी जो सिस्टम को मैं भी इतने 30 साल से देख रहा हूँ, बहुत करीब से देखा है, उत्तराखंड गवर्नमेंट में भी देखा है, दिल्ली में भी मैं जब पत्रकार रहा हूँ वहां भी मैंने गवर्नमेंट को देखा है, और करीब 20 साल से मैं उत्तराखंड में गवर्नमेंट ही देख रहा हूँ। वो एक प्रक्रिया है, और जितना मैं समझ पाया हूँ किसी को अधिकार नहीं है कि एक भी व्यक्ति को अपनी मर्जी से बिना निर्धारित प्रक्रिया संपन्न कराए। चयन प्रक्रिया जो सर्विस रूल है, जो प्रक्रिया बनी है, उसका वायलेशन किया ही नहीं जा सकता। ठीक है भागीरथ जी, मैं आऊंगी आपके पास, मैं इसका जवाब रविंद्र जी से लेना चाहूंगी। रविंद्र जी, मुझे बताइए जरा कि एक तरफ जहां आपके पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का बयान आया, उन्होंने कहा कि मैंने कहा था कि ये जो पूरी प्रक्रिया होती है उसके तहत नियुक्ति होगी, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बैकडोर से ये भर्तियां कर ली, और इसमें आधे से ज्यादा रिश्तेदार और मंत्री के बेटे और जो उनके करीबी हैं वो उसमें शामिल हैं। नाम लेने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है, क्योंकि खुद ही इतना मीडिया में चल रहा है। मुझे ये बताइए कि इस तरीके की अगर भर्तियां होंगी, अगर इस तरीके के से यहाँ पर कार्मिक जो है वो लगातार बढ़ते जाएंगे, उत्तराखंड पर इसका क्या असर पड़ेगा? साथ ही साथ इसके युवाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? उनका तो विश्वास उठ जाएगा आपकी परीक्षाओं से। कुछ देर बाद तो मुझे लगता है लोग परीक्षा देना बंद कर देंगे, उन्हें उम्मीद खत्म हो जाएगी यहाँ से कि यहाँ पर रोजगार मिलने वाला भी है। देखिए यशी जी, आप दो चीजों को एक साथ मिक्स कर रही हैं। अभी भागीरथ जी ने पूरी डिटेल से बहुत अच्छे तरीके से इसी बात को कहा जो बात मैंने कही थी कि विधानसभा जो होती है वो एक अपने आप में एक संवैधानिक पीठ है, उसकी अपनी नियमावली है, उसके अपने काम करने के तरीके हैं, और उसी नियमावली के अंतर्गत जो नियम समिति है, उसकी वित्तीय विभाग समिति है, उसके अंदर समितियों के सदस्य हैं जो उनके हैं, तो वो किस तरीके से
नियमावलियों का प्रयोग करते हुए आती हूँ शांति प्रसाद जी प्रक्रिया आपके करी पास। होगी। ये विधानसभा अध्यक्ष जी को ऐसा नहीं है कि विधानसभा अध्यक्ष जी ने कहा, उन्होंने कहा भाई आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी आ जाओ, आप भी भर्ती हो गए। अब कौन किसके रिश्तेदार हैं, किसके रिश्तेदार नहीं है, लेकिन जो भी भर्ती हुए उसमें योग्यता के अनुसार हुए, बगैर अयोग्य लोगों को तो लिया नहीं गया होगा। मुझे हालांकि ये जानकारी नहीं है कि किसके रिश्तेदार हैं या उसके रिश्तेदार हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से हमारी बहन उमा सिसोदिया जी को एक मैं बहुत अच्छा प्रवक्ता आज से पहले मानता था, लेकिन जिस तरीके से आज उन्होंने अमर्यादित भाषा का उपयोग किया, वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं फील हुआ, है ना। आप जिस तरीके से आपने किसी भी रूप में इसको लेके कोई बात नहीं करी, बाकी फिजूल की बातें लंबी चौड़ी कर दी। देखिए, अगर मैं आपकी बातें बताने लग जाऊं, देखिए सरकार हमारी यहाँ चल रही है, आपकी सरकार नहीं चल रही। जहां आपकी सरकार चल रही है, अगर उसके नियम मैं बताऊं, सिर्फ एक उदाहरण के साथ, यशी जी मेरे को 10 सेकंड का टाइम दीजिएगा। इन्होंने एक ऐड चलाया था दिल्ली सरकार ने कि ऐसे बच्चे जिनको पढ़ाई के लिए लोन चाहिए, 18 करोड़ रुपए के लोन ऐड बांटे इन्होंने टीवी चैनलों पे, और लोन कितने लोगों को मिला? सिर्फ 2 लोगों को, 10 लाख रुपए का। 10 लाख रुपए का 18 करोड़ रुपए खर्च करके। तो ये ऐसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है। आप जिस तरीके से युवाओं का मजाक दिल्ली में बैठे हुए बना रहे, क्योंकि देखिए सरकार जहां है हम उसी पे प्रश्न। अभी आप कह सकते हैं कि आप दिल्ली की बात यहाँ ना करें, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी ना, क्योंकि सरकार तो ये भी चला रहे हैं। ठीक है रविंद्र जी, ठीक बात है। शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं आप, उसके बाद मैं बस सूरज जी आपके पास आऊंगी। शांति प्रसाद जी, उमा जी अनम्यूट करें खुद को। अरे आवाज आ रही है? जी। देखिए, इस समय हम लोग उत्तराखंड के मुद्दों पर बात कर रहे हैं, और सभी लोग, चाहे हमारे वरिष्ठ पत्रकार भागीरथ शर्मा जी हो, चाहे विपक्ष हो, हमारे विपक्ष की आवाज तो नहीं सुनी जाती। और बहुत मैं कहना चाहूंगी, इस समय हिंदुस्तान में पत्रकारों की आवाज भी नहीं सुनी जा रही है। आवाज सिर्फ और सिर्फ सत्ता पक्ष की सुनी जा रही है, और वो पूरी तरह से पूरे देश में अपनी आवाज सुनाने में इस समय पूरी तरह से व्यस्त है। मेरा सिंपल प्रश्न सिर्फ इतना है कि जो बच्चे लगातार तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट की मोटी मोटी फीस देते हैं, और हजारों सपने उनके माता पिता की आंखों में और उनके खुद की आंखों में होते हैं, और हमारे बच्चों को जब वो छोटे होते हैं, मध्यम वर्ग के परिवार के बच्चों को ये कहा जाता है कि तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस तब है जब आप एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेंगे। एक सरकारी नौकरी हासिल कर लेना इस देश के मध्य वर्ग के माँ बाप का सबसे बड़ा सपना है कि मैं नहीं कर पाया तो कम से कम मेरा बच्चा जो है वो सरकारी नौकरी हासिल कर ले, उसकी पेंशन हो जाए। खैर अब तो पेंशन भी खत्म होगी लगभग सभी नौकरियों में। तो वो जो एक सपना हर परिवार देखता है, वो जो सपना पूरा करने के लिए हर बच्चा मेहनत करता है, और ऐसे में जब प्रेमचंद अग्रवाल जी जैसे जो नेता हैं वो आकर ये कहते हैं कि मेरी मर्जी मैं जिसको भी चाहे शामिल करूं, तो मेरा प्रश्न ये है, तो क्या ये सब पढ़ाई लिखाई बंद कर देनी चाहिए? जरूरत क्या है इस पढ़ाई की, जब इस पढ़ाई के करने से बच्चों को नौकरियां नहीं मिलेंगी? हजारों बेरोजगार सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, अपनी डिग्रियां लेकर घूमते फिर रहे हैं। जिस समय में बच्चों को नौकरी मिलनी चाहिए, जिस समय बच्चों को देश के जो अर्थव्यवस्था है, जो योगदान देना चाहिए, उस समय हमारे देश के जो बच्चे हैं वो नौकरियों हासिल करने के लिए सड़कों पर मारे फिर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो बच्चे जो PCS IAS की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे वो सड़कों पर पाए जाते हैं, पुलिस का जो है जो डंडा है उसको बर्दाश्त करते हैं। तो मेरा कहना यह है कि एक सरकार जो ये कहती है 2014 में जब इस बार 2 करोड़ नौकरियां जो है हर साल दी जाएंगी, और आज अगर आप स्टैटिस्टिक उठाकर देखें तो आज हमारा देश बेरोजगारी के मुहाने पर, इससे पहले इतनी बुरी स्थिति बेरोजगारी की हिंदुस्तान में कभी नहीं थी जो स्थिति आज है। अगर ये बात मैं कहूंगी तो कह देंगे 2 साल तो कोरोना चला जी, कोरोना की वजह से ऐसा हो गया। बहुत सारी। ठीक है उमा जी। शांति प्रसाद जी अपनी बात को पूरा कर सकते हैं। रविंद्र जी रुकिए, मैं आऊंगी इसके बाद आपके पास। शांति प्रसाद जी, मैं जो कह रहा था, मैं भी हमारा भाई भाजपा का प्रवक्ता ये बोल रहा था जी कि उनकी अपनी विशेष अधिकार है, उसके तहत उन्होंने उनको नौकरियां दी, मतलब रिश्तेदारों के लिए, भाई भतीजावाद के लिए, मंत्री के प्यार ही लायक है, बाकी कोई नहीं। और मैं आपको जानकारी दे दूं, विधानसभा अध्यक्ष के अपने कोई ऐसे विशेषाधिकार नहीं होते कि वो किसी को नौकरी दे दे। केवल विशेषाधिकार जब सदन चल रहा होता है उस समय पर होते हैं।
भ्रष्टाचार करने के लिए देखिए, शांति प्रसाद जी के बात पे रविंद्र जी को कम से कम भागीरथ जी 4-5 बार बता चुके हैं इस पूरी डिबेट में, और 2-3 बार मैं भी बता चुकी हूँ, लेकिन रविंद्र जी इस बात को नहीं मान रहे। खैर, रविंद्र जी कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया होती है तो उसके तहत नौकरियां दे दी गई हैं, अब उनको इस बात से फर्क नहीं पड़ रहा, तो बताइए क्या करें फिर? रविंद्र जी तो मान ही नहीं रहे। 10 सेकंड मुझे प्लीज जी, रविंद्र जी मानेंगे भी नहीं, उनको विचारों को तो क्या जो बताया गया वही बोलेंगे, उनको विचारों को तो बताया गया वो कह रहे। मैं तो ये चाहता हूं कि जब हाकम के ऊपर मुकदमा लगा है, गैंगस्टर लगी है, तो प्रेमचंद अग्रवाल के ऊपर भी गैंगस्टर और उनको बर्खास्त करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने नियम विरुद्ध जो है नौकरियां दे दी। अरे उत्तर प्रदेश में 550 आदमी नहीं है विधानसभा के अंदर, यहाँ 70 विधायकों में आपने 550 से ज्यादा आदमी भर्ती कर दिए। जो विधानसभा अध्यक्ष बन रहा है वही रिश्तेदार भर्ती कर रहा, चाहे वो गोविंद सिंह कुंजवाल हो, चाहे यशपाल आर्या हो, चाहे हरवंश कपूर जी रहे हो। हर आदमी का नैतिक चरित्र यही हो गया कि अपने अपने बच्चों को एडजस्ट कर लो, रिश्तेदारों को एडजस्ट कर लो, उसके बाद कहो कि जय भारत जय राम। भाई यही रह गया क्या? राम के नाम से लुटेरे बन गई है भारतीय जनता पार्टी। और मोदी जी जो ये कहते हैं कि परिवारवाद और भाई भतीजावाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, मोदी जी को इसका जवाब देना पड़ेगा कि तुम्हारे ही चेले तुम्हारी ही इस सपने को चकनाचूर कर रहे हैं, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे मोदी जी? मोदी जी को गांव का दूर व्यक्ति बैठकर फोन तो कर देता है, मोदी जी को उसका पता चल जाता है, मगर अपनी पार्टी के नेता जो पलीता लगा रहे हैं भाजपा के, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? इस पर कोई भाजपा का नेता बोलने को तैयार नहीं है। ठीक है शांति प्रसाद जी, इसका जवाब मैं रवीन जी से लेना चाहूंगी, क्योंकि जो डिबेट में वक्त भी कम बचा है हमारे पास। सूरज जी अपनी बात को कम शब्दों में पूरा करिए, रवीन जी इसके बाद मैं अंतिम प्रक्रिया आपके पास ही लूंगी आकर। सूरज जी अपनी बात को पूरा करिए, अनम्यूट करें खुद को जी। कि जिस प्रकार से रविंद्र जी कह रहे हैं कि ये विधानसभा अध्यक्ष का अधिकार है और उन्होंने नियमों के तहत की है, तो मैं नहीं समझता कि उन्होंने कौन सा ऐसा नियम बनाया है जिसके अंतर्गत मुख्यमंत्री के ओएसडी की पत्नियां नौकरी पा जाती हैं, मंत्रियों के पीआरओ नौकरी पा जाते हैं, इनके रिश्तेदार नौकरी पा जाते हैं। केवल और केवल संवैधानिक पीठों पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी जो है केवल जो तमाम हवाएं तैर रही हैं, फिजा में जो शब्द तैर रहे हैं कि 15 से 30 लाख रुपए लेकर के नौकरियां बांटी गई हैं, क्या यही संवैधानिक पीठ पर बैठे हुए लोगों का संवैधानिक अधिकार है? क्या ये जो उत्तराखंड के बेरोजगारों के हितों पर जो इन्होंने कुठाराघात अपने को रोबड़ी बांटने का काम किया है, तो ऐसे संवैधानिक पीठ पर बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए और मुख्यमंत्री को चाहिए कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त करें और इन नौकरियों की जो है जांच होनी चाहिए। निश्चित तौर पर उत्तराखंड के बेरोजगारों को जो है, इन जो नौजवान हैं हमारे, जिनके अधिकारों पर कुठाराघात हुआ है, जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं, और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि भ्रष्टाचार करने वालों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, उन पर जेल के अंदर जाएंगे, तो जब विधानसभा अध्यक्ष जी खुद स्वीकारोक्ति कर रहे हैं कि हाँ मैंने लगाए, मेरा अधिकार था, तो नियम विरुद्ध उन्होंने जो अधिकार का अपना दुरुपयोग किया है उस पर भी जो है मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करनी चाहिए और उत्तराखंड के बेरोजगारों को जो है न्याय दिलाना चाहिए। ठीक है सूरज सिंह नेगी जी। रवीन जी, मेरा सवाल आपसे है कि एक तरफ जहां ये जो विधानसभा में भर्तियों को लेकर जो अब नई ये जो प्रक्रियाएं हुई और इसको लेकर तो सवाल उठ ही रहे, यूके SSS की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी तमाम सवाल लगातार उठ रहे हैं। हालांकि 24 लोगों की गिरफ्तारी हुई, लेकिन इतने में कुछ भला नहीं हो रहा। इससे रिलेटेड मेरा सवाल आपसे ये भी था कि जो यहाँ इस आयोग के जो अध्यक्ष थे, जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो उन्होंने कई आरोप लगाए थे। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपकी सरकार उनसे जाकर क्यों नहीं पूछ रही है कि वो कौन से लोग थे जिनका दबाव था उन पर? अभी तक उनसे सवाल क्यों नहीं किया गया? देखिए, मैं ये बारी बारी से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सबके जवाब दूंगा। एक सवाल उठाया जा रहा है कि विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी संवैधानिक अधिकार है मैंने कभी भी नहीं कहा कि संवैधानिक अधिकार विधानसभा अध्यक्ष है। मैंने कहा विधानसभा एक अध्यक्ष जो है वो एक संवैधानिक पीठ है, उसकी अपनी नियमावली है, उस नियमावली के अंतर्गत उन्होंने नियम
कायदे कानून को रखते हुए भर्ती की होगी। रविंद्र जी, अब माफी इसके के साथ सवाल आपको यहाँ उठाने का- पर रोकना चाहूंगी और आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और यहाँ पर हम बात कर रहे थे नौकरियों में बंदरबाट की, जहां पर आपको बता दें कि तमाम सवाल जो है वो विपक्षी दलों द्वारा उठाए जा रहे हैं। और इसी बीच उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। उत्तर प्रदेश के लखनऊ से बड़ी खबर, यूपी आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर निलंबित किए गए हैं। मुरादाबाद इकाई के पीएम मुकेश सिंघल निलंबित। एई अखिलेश प्रताप सिंह को भी निलंबित किया गया है। वित्तीय अनियमितता में सस्पेंड, प्रयागराज संबद्ध किया गया। लखनऊ से खबर आपको बता रहे, जहां पर यूपी आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित किया गया है। बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता दें, जहां पर मुरादाबाद इकाई के पीएम मुकेश सिंघल को भी निलंबित कर दिया गया है। एई अखिलेश प्रताप सिंह को निलंबित किया गया। बता दें आपको कि वित्तीय अनियमितता में इन्हें सस्पेंड किया गया है, प्रयागराज संबद्ध किया गया। लखनऊ से खबर, यूपी आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर को निलंबित किया गया। मुरादाबाद इकाई के पीएम मुकेश सिंघल को निलंबित किया गया। एई अखिलेश प्रताप सिंह को भी निलंबित किया गया। यूपी आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर निलंबित। मुरादाबाद इकाई के पीएम मुकेश सिंघल निलंबित किए गए। एई अखिलेश प्रताप सिंह को भी निलंबित किया गया है। वित्तीय अनियमितता में किया गया है सस्पेंड, प्रयागराज संबद्ध किया गया। यूपी आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर निलंबित। एई अखिलेश प्रताप सिंह को भी निलंबित किया गया। यूपी स्टेट हेड दिनेश त्रिपाठी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, क्या कुछ जानकारी, यूपी आरएनएन के प्रोजेक्ट मैनेजर जो हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया है? जी बिल्कुल, ऐसी आपको बता दूं कि वित्तीय अनियमितता पाने पर निर्माण निगम यूपी निर्माण निगम के प्रोजेक्ट मैनेजर जो मुरादाबाद इकाई के थे मुकेश सिंघल, उनको निलंबित किया गया है। साथ ही इनके एई अखिलेश प्रताप सिंह को भी निलंबित किया गया है। उसके अलावा 2 इंजीनियरों को सस्पेंड किया गया है। आपको बता दूं कि जो इन दोनों इंजीनियरों को प्रयागराज से संबद्ध कर दिया गया है। आपको बता दूं, एक निर्माण कार्य में वित्तीय अनियमितता पाने के कारण प्रोजेक्ट मैनेजर और इंजीनियर अखिलेश प्रताप सिंह को आज शासन ने निलंबित कर दिया गया है। इनके खिलाफ 15 दिन पहले एक इंक्वायरी बैठाई गई थी इसी वित्तीय अनियमितता को देखते हुए, जिसमें इनको दोषी पाया गया। उसके बाद शासन ने कार्रवाई कर 2 इंजीनियर को और एक प्रोजेक्ट मैनेजर को सस्पेंड कर दिया। जी दिनेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आपको बता दें कि अखिलेश प्रताप सिंह को भी सस्पेंड कर दिया गया है, वित्तीय अनियमितता में सस्पेंड किया गया है, प्रयागराज संबद्ध किया गया। और देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान। राजश्री इलायची, टशन का जश्न।